उत्तरी भाग में एक खूबसूरत छोटे से द्वीप पर एक पिकअप ट्रक शहर के बीच से गुजर रहा था। इस महिला का नाम अलीना है। आज वो बैंक में अपनी सारी जमा पूंजी निकालने आई थी। बैंक का कर्मचारी इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो उसका काम कर देता है। जैसे ही अलीना बैंक से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर मॉर्गन से होती है। बातों बातों में पता चलता है कि अलीना पिछले 32 साल से यहीं रह रही है। जब वे उसकी कार में बैठते हैं तो इंस्पेक्टर अलीना के बाएं हाथ पर एक निशान देखता है और उसे एक सेहत का ब्रेसलेट पहनने की सलाह देता है। इंस्पेक्टर की बातों को अनसुना करते हुए अलीना कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। उसी रात अलीना एक बक्सा खोलती है और उसमें से बहुत सारे दस्तावेज निकालती है। कुछ देर बाद वो उन सभी को आग में फेंक देती है। साफ है, अलीना एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके बाद वो एक सुसाइड नोट लिखती है और अपने कुत्ते को कमरे में बंद कर देती है। फिर वो बंदूक लेकर कुर्सी पर बैठ जाती है। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाली होती है, किराएदार ब्रुक मदद मांगने के लिए आती है। वो बताती है कि उसका पति डेमन अचानक वापस आ गया है और उसने अपनी बेटी निकोले को अगवा कर लिया है। उसका फोन खराब है और वो अलीना से उसकी कार मांग रही है। अलीना बिना कुछ सोचे समझे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। वे कार के इंजन की जांच करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वे किनारे पर छिपते हैं, कार में एक जबरदस्त धमाका होता है। ये सब कुछ पास खड़ा एक आदमी देख रहा था। अब फोन भी खराब है और कार भी तबाह हो चुकी है। ब्रुक घबरा जाती है, लेकिन अलीना इस दौरान एकदम शांत रहती है। जब ब्रुक शांत होकर होश में आती है, तब तक अलीना ने पूरी तैयारी कर ली होती है। पुलिस को बुलाने में बहुत देर हो जाती, इसलिए अब एक ही रास्ता है, खुद को बचाना। दोनों बाहर निकलकर जांच करती हैं और उन्हें आने वाले लोगों के निशान मिलते हैं। इस तरह अलीना और ब्रुक सुरागों का पीछा करते हुए अपनी तलाश शुरू करती हैं। मूसलाधार बारिश में वे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। अगली सुबह अलीना और ब्रुक को एक घर मिलता है। वे दोनों झाड़ियों में छिपकर देखने लगती हैं। दूरबीन से देखने पर ब्रुक बताती है कि वे दोनों उसके पति डेमन के पुराने साथी केविन और हिंक हैं। वे बिना पलक झपकाए किसी को भी मार सकती हैं। ये सुनकर अलीना चौकन्नी हो जाती है। वो ब्रुक से कहती है कि वो यहीं छिपी रहे और वो खुद उनसे मिलने जाएगी। झाड़ियों की आड़ में अलीना चुपके से घर के पास पहुंचती है। वो अपनी टोपी उतारती है, बाल ठीक करती है और एक बहुत ही दयनीय चेहरा बनाकर दरवाजे के पास जाती है। दरवाजे पर वो कहती है, नमस्ते, माफ कीजिए। चूंकि वो एक शानदार अभिनेत्री थी, इसलिए वो आसानी से उन आदमियों का भरोसा जीत लेती है। आदमी उसे घर के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचकर एलिना जल्दी से चारों तरफ देखती है और पाती है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं। लगातार बातें करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वो सोचती है कि आगे क्या करना है। जैसे ही उसे लगता है कि वे सतर्क नहीं है, एलिना अचानक हमला कर देती है। अचानक हुए इस हमले से आदमी गुस्से में आ जाता है। वो और एलिना हाथापाई करने लगते हैं। एक जवान और तंगड़े सैनिक और 60 साल से ज्यादा की एक बूढ़ी औरत के बीच की लड़ाई का नतीजा तो साफ था, लेकिन ये बिल्कुल अलग होता है। एलिना के अंदर की ताकत सचमुच डरावनी थी। बिना किसी हथियार के वो आसपास पड़ी सामान्य चीजों का इस्तेमाल करके उस आदमी को काबू कर लेती है। जवाब मिलने के बाद एलिना बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खत्म कर देती है। तभी ब्रुक बंदूक लेकर अंदर आती है। वो जो कुछ भी देखती है उसे हैरान रह जाती है। घर की तलाशी लेने पर उन्हें सिर्फ एक वॉकी टॉकी मिलता है। ब्रुक एलिना से पूछती है कि उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। एलिना कहती है कि उसने बॉय स्काउट में हिस्सा लिया था। ब्रुक कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ। एलिना कहती है, ठीक है, मैं असल में एक रिटायर्ड एजेंट हूँ। ये सुनकर ब्रुक चौंक कर कहती है, मुझे पता क्यों नहीं चला? एलिना जवाब देती है, अगर तुम्हें पता चल जाता तो क्या मैं एक अच्छी एजेंट होती। इतना कहकर वो घर से निकलकर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ डेमन अपनी बेटी निकोले के साथ थोड़ा आराम कर रहा था। उसने वॉकी टॉकी निकालकर अपनी साथियों को बुलाया, लेकिन उसे अपनी पत्नी ब्रुक की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वो गुस्से से भर गया। मूसलाधार बारिश अभी भी जारी थी। कुछ देर चलने के बाद एलिना और ब्रुक एक बड़ी चट्टान के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान ब्रुक अपनी कहानी बताती है। उसने कहा कि वो घरेलू हिंसा से बचने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति डेमन यहाँ भी उन्हें ढूंढ लेगा। बात बदलते हुए वो एलिना का धन्यवाद करती है।
और पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। एलिना कहती है, मेरे साथ भी तुम्हारी तरह कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शायद हम दोनों की हालत एक जैसी है। अब चलो घर चलते हैं। आराम करने के बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगती हैं और जल्दी ही एक टूटे हुए पुल के पास पहुंच जाती हैं। उसके नीचे कीचड़ वाला पानी तेजी से बह रहा था। ब्रुक को समझ नहीं आता कि डेमन अपनी बेटी निकोले को लेकर नदी कैसे पार गया, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। एलिना की हिम्मत बढ़ाने पर ब्रुक सावधानी से पुल पर कदम रखती है। इसके बाद एलिना अपने कुत्ते को वापस जाने का आदेश देती है। खराब मौसम में एलिना और ब्रुक स्टील की रस्सी को कसकर पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। जैसे ही वे दूसरे छोर पर पहुंचने वाली होती हैं, एलिना को थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाएं हाथ की पट्टी स्टील की रस्सी में फंस जाती है। दोनों गिर जाते हैं। शुक्र है कि पहाड़ी ज्यादा खड़ी नहीं थी और वे ढलान के बीच में गिरते हैं। जब एलिना उठती है तो उसकी आर्म डिसलोकेट हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराती। दर्द भरी चीख के साथ वो अपनी आर्म को जबरदस्ती उसकी जगह पर कर लेती है। उसी शाम बारिश आखिरकार रुक जाती है और वे अपने ठिकाने ड्रैगन बे पर पहुंच जाते हैं। एक किनारे लगी पुरानी नाव के पास एलिना कहती है कि मौसम अच्छा हो गया है, इसलिए उन्हें अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए। ब्रुक को वॉकी टॉकी से मदद ढूंढनी चाहिए थी, जबकि एलिना डेमन को ढूंढने के लिए आगे जाती है। रात हो गई थी जब एलिना को डेमन का ठिकाना मिलता है। वो चुपके से अंदर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी डेमन ने पीछे से बंदूक उसकी तरफ तान दी। डेमन गुस्से में था और उसने अपनी मां पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वो सबको खत्म कर देगा। वे दोनों एक दूसरे से पूरी ताकत से लड़ने लगे, लेकिन आखिर में एलिना हार जाती है और डेमन उसे चाकू मार देता है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ब्रुक ने अपने पति की अजीब हरकतों को याद किया और अपनी सास यानी एलिना की बात को धीरे धीरे समझ गई। सब कुछ जानने के बाद ब्रुक ने एलिना की बात नहीं मानी और अकेले अपने पति डेमन से मिलने गई। एलिना बहुत दर्द में थी और उसे पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी यादों में उसका कुत्ता उसके पास वापस आ गया था। अगली सुबह इंस्पेक्टर मॉर्गन ने हिम्मत करके ड्रैगन बे तक पहुंचने की कोशिश की। वो एलिना को बाहर लाता है और उसका ख्याल रखता है। वो अपना ब्रेसलेट एलिना को देता है, ये कहते हुए कि ये मन को शांत रखता है। लेकिन जब वो अपनी नाव की चाबी लेने वापस जाता है तो एलिना उसकी बाइक लेकर भाग जाती है। उसी समय ब्रुक भी लाइट हाउस पहुंच चुकी थी। वह लाइट हाउस की कई सीढ़ियां चढ़कर आखिरकार अपनी बेटी निकोले से मिलती है। हाय मामी। कुछ देर बात करने के बाद डेमन थोड़ा शांत हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी पत्नी ब्रुक को वापस दे देता है। ब्रुक चुपके से निकोले से छिपने के लिए कहती है। जब ब्रुक अपनी बेटी को सुरक्षित कर देती है तो वो डेमन से बदला लेने की ठान लेती है। डेमन ब्रुक के हाथ में बंदूक देखकर कहता है कि वो कभी ट्रिगर नहीं दबाएगी, लेकिन अगले ही पल डेमन बहुत परेशान था। उसने ब्रुक पर बेटी को चुराने और अब उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ब्रुक गुस्से में थी और उसने डेमन पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। तभी उनकी लड़ाई और तेज हो जाती है। हाथापाई के दौरान ब्रुक अपनी छुरी निकालती है और उसे डेमन के हाथ में घुसाकर लाइट हाउस से बांध देती है। डेमन को बांधने के बाद ब्रुक नीचे आती है और निकोले को आवाज़ देती है। तभी उसे तहखाने से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो तहखाने में पहुंचती है तो डरकर देखती है कि वहाँ हर जगह रिमोट कंट्रोल बम लगे हुए थे। किस्मत से ब्रुक को निकोले मिल जाती है। तभी एलेना भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं, डेमन ऊपर से खुद को छुड़ाकर नीचे आ जाता है। एलेना नहीं चाहती थी कि डेमन को बमों का पता चले, इसलिए उसने रिमोट से उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की। ब्रुक ने निकोले को छोटे से दरवाजे से बाहर धकेल दिया। तभी डेमन अपने परिवार को नीचे देखता है और वो हंसने लगता है। उसे लगता है कि अब पूरा परिवार एक साथ है। पागलपन में उसने तार खींचकर बमों को एक्टिवेट करने का कोड दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरअसल एलेना के पास बमों को निष्क्रिय करने का समय नहीं था, इसलिए उसने रिमोट का सिग्नल वॉकी टॉकी पर बदल दिया था। जब डेमन दरवाजा तोड़कर तहखाने में आया तब तक वे सब वहां से जा चुके थे। उसी समय CIA का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। उनका मकसद साफ था, नीचे के 2 भगोड़ों को मारना। एलेना ने अपने बेटे डेमन को पास आते देखा और एक फैसला लिया। उसने अपनी बहू ब्रुक को पोती निकोले के साथ जाने को कहा और बताया कि उसने उन लोगों के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। इसके बाद उसने लाइट हाउस के बमों में विस्फोट कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि CIA के हेलीकॉप्टर को खत्म किया जा सके और वो अपने बेटे के साथ मर सके। माँ और बेटा धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए।
इतने सालों बाद वो इस तरह एक दूसरे से मिले। उन्होंने कोई बात नहीं की, सीधे अपने हथियार उठा लिए। लहरों के बीच दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। चोटों के कारण उनकी हरकतें बहुत धीमी थी। लड़ते लड़ते उनकी नजरें धीरे धीरे नर्म हो गई। डैमन अपनी मां को गले लगा लेता है और रोने लगता है। एलेना भी अपने बेटे को गले से लगा लेती है। तभी CIA के विमान ने उन्हें देख लिया। अगले ही पल दोनों को गोली लग गई और वो वहीं ढेर हो गए। इस तरह सारी दुश्मनी खत्म हो गई। कुछ समय बाद ब्रुक अपनी बेटी निकोले के साथ आराम से रहने लगी, लेकिन CIA के लोग बार बार उनके पास आते रहे। दरअसल एलेना ने जो दस्तावेज जलाए थे वो उनके लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन एलेना के जाने के बाद वे सब बेकार हो गए। सीन बदलता है। एक बड़ी क्रूज शिप पर ब्रुक अपनी बेटी के साथ दूर देख रही थी। उसने एलेना का घर बेच दिया था और महाद्वीप पर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। तभी कुत्ते को कुछ महसूस होता है और वो चौकन्ना होकर शिप के ऊपरी हिस्से की तरफ देखने लगता है। वहाँ एक महिला उन्हें देख रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको कैसी मूवी देखना पसंद है। मिलते हैं अगली कहानी में।